नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 दिसंबर की शिफ्ट 1, 2, 3। ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चन। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो भाई, पहला सवाल है, यदि ए बी से 23.2% कम है, बी सी से 25% अधिक है और डी ए से 33 से 1/3% अधिक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि चीज शुरू कहाँ से हो रही है। यहाँ से शुरू हो रही है, उसके बाद ही चलना स्टार्ट हुआ। और हमने एक चीज बताई है, कभी भी 25% से इंक्रीज करना हो और आपको पता है इंक्रीज करने के बाद उसके ऊपर हमें कुछ भी काम करना हो, तो हमेशा याद रखो 80 से 100 चीज होगी। इस पे 80 का 25% निकाल के अगर जोड़ोगे तो वो 100 पर ही पहुंचेगी। तो ये याद कर लो मेरी बात मानकर। अब यहाँ पर देखो, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये 80 रहा, ये 100 हो गया। अब कह रहा था 23.2% कम है। अब 100 से कम करोगे तो आसान रहेगा ना। तो 100 से अगर हम पूरा 24 कम कर दें तो 76 आ जाएगा। 76 पॉइंट में 8 हो गया। अब हमेशा घटाने के लिए सोच लो, जैसे ये नंबर लिखा, हमने 23.2 घटाना था, हमने 100 से पूरा 24 घटा दिया, 76 आ गया। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर लिखा है तो 10 से घटा दो। अगर बाई चांस 2 लिखे होते तो 100 से अब घटा देते। तो ये चीज ध्यान रखना, हमने 10 से घटा दिया तो 76.8 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा था डी ए से इतना अधिक है, यानी कि अगर डी का लिखते तो 76.8 और 33 से 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि 1/3 है, 3 से 1 बढ़ गया तो 4/3 हो गया। बात समझ गए कि नहीं समझे। अब इनका क्या करो, सिंप्लीफाई रेशियो बना लो। 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 चक 18 और यहाँ पर गुणे में 4, 4 छंग 24 हो गया, 25 चौकू 100, यानी कि 102.4 ये डी का मान आ गया। अब क्या करो, सब में कर दो 10 का गुणा, जिससे हमें थोड़ी सी आसानी रहे। या तो फिर ऑप्शन चेक कर लो, मुझे लग रहा है कि आंसर आसानी से आ जाएगा। कह रहा था सी ए से 4% अधिक है, सी ए से 4% अधिक है। भैया देख लो, नॉर्मली 4 आ रहा है, नॉर्मली 4 आ रहा है। अगर मान लो 100 से चीज 104 करते तब 4% होता ना, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल आ रहा है तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ से तो नहीं बन रहा है। सी डी से 28% कम है, सी डी से 28% कम है। भैया एक चीज बताओ, अगर डिफरेंस करते तो 0.4 2 आ जाता, 10 से 8 गया 2 गया, 22.4 आता और बटे में हमें 102.4 करना था। ये कहीं से बन पा रहा? कहीं से भी नहीं बनेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। डी बी से 3% अधिक है, यानी कि डी बी से 3% अधिक है, 2.4% अधिक है, कैंसिल हो गया। डी बी से 2.4, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, ये तो पहले ही ध्यान देना चाहिए था इस चीज का। भाई यहाँ पर देखो डी कितना अधिक हो रहा है, 100 से देख रहे 2.4 हो रहा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मुझे पहले ही ये चीज देखनी थी। अगला सवाल करते हैं। देखो ये सवाल का मैंने पहले भी बताया हुआ था, आपको क्या करना होता है कि इन दोनों का जोड़ोगे तो ये 9 हो रहा है, इसके बराबर कर देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर। अब अगर वहां से चीज नहीं बनी तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 9 माइनस का 4 बराबर में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से इस तरीके से एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो इससे करने से बढ़िया होता है कि आप ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन से ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये भी पता हो, पता नहीं कि क्या पूछ दे, तरीका ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा था, ये इन दोनों का सम 27 और माइनस का 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 4 का मल्टीपल है, नहीं है तो ये नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से भी वही सेम बनेगा तो ये कैंसिल। अब इसको किया तो 9 3 12 हो गया, यानी कि 22 माइनस का 14, यानी कि यहाँ से 12 से 4 गया तो 8, 8 4 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे तो 9 4 13, 23 माइनस का 13, यानी कि 10, 10 4 का मल्टीपल है, नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ दो, हो सकता है कि कुछ कट गया हो, तो चेक कर लो जो तुम्हारा आंसर आया। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में बी प्लस सी चाहिए था, तो 9 4 14 प्लस का 9 माइनस का 13 कर देंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 10 बन गया। समझना बात को। फिर अगली कंडीशन में ए प्लस सी चाहिए, यानी कि 13 प्लस का 14 और माइनस का 9 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर देखो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 में 18, आंसर आ गया। अब उससे बनाने जाओगे टाइम लगेगा, इससे फटाफट देखोगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। ये सवाल कह रहा है, सुमित ने 80 संतरे इतने प्रति संतरा की दर से खरीदे, उसने उनका 25% भाग 10 प्रति संतरा की और शेष को इतने भाग इतने प्रति संतरा की दर से बेच दिया। समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर पर बेचना होगा। इसमें क्या है कि हमसे एग्जैक्ट पूछ लिया, इसलिए इधर उधर घुमा नहीं सकते इसको, हमें डायरेक्ट जो है दिया गया वही करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर देखो 80 था, 25% भाग इसका 25%, 25 चौकू 100 करेंगे, 1/4 हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 20, ये 10 रुपए प्रति संतरा यानी कि 200 रुपया का बेच दिया। अब कह रहा था शेष का, यानी कि 80 से 20 चला गया तो 60 बचा, 60 का 1/3 करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 20 हो गया, ये 9 रुपए के हिसाब से 180 रुपया का बेच दिया। अब हमारे पास बचे कितने थे भाई, 20 और 20 40 हो गए, यानी कि 40 बचे। अब वो इन्हीं को कह रहा था किस हिसाब से बेचे कि हमें टोटल 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो ये इन तीनों को जोड़ा तो इधर तो 0 हो गया, 8 हो गया, 380 प्लस का 40x बराबर में हो जाएगा 80 गुणे में 8.5 इंटू में हो गया 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेचेंगे तो प्रॉफिट डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, इतना अमाउंट बनेगा। अब इसी को कैलकुलेशन करना था, तो ये 17 हो जाएगा, पॉइंट तो चला गया इससे। इधर करेंगे 17 छक्का 102 हो गया, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, माइनस का कर देंगे 380 और इधर हो जाएगा 40x। क्या हुआ, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 होगा ना, तो यहाँ पर 6 हो गया, 11 से 8 गया 3 हो गया, इधर 7 से 3 गया तो 4 हो गया। तो इधर x बराबर करेंगे 4 एकम 4 0, 4 नेम 36 बटे में 10 था, तो 10.9 रुपए में हमें बेचना होगा। अगला सवाल, अब कुछ सवाल तो अच्छे होंगे ही, देखो आपने इतनी शिफ्ट देख ली है तो हर शिफ्ट में एक सवाल ऐसा मिल रहा है कि वो अच्छे लेवल का है, 1 से 2 सवाल मिलने ही मिलने हैं। अब कह रहा था एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 6 गुना है, शेष फल 42 है, तो भाजक कितना क्या होगा। देखो ये तो बार बार वही चीज आ रही है, अब तो याद हो गया होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इनटू में भागफल और प्लस में कर देंगे शेषफल, तो ये हमारा आ जाएगा निकल के शेषफल। अब शेषफल हमें यहाँ पर 42 पता था, अब इसका 6 गुना था हमारा भाजक, यानी कि भाजक का 6 गुना करेंगे तो ये 42 हो गया, लेकिन 12 गुना किसका था, भागफल का था, तो जो हमने निकाल लिया ना उसमें बटे में 12 कर दो। अब भागफल का 12 गुना करो तो यही तो निकल के आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लो, बहुत अच्छी दी हुई है, हमारा काम हो गया। 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। इधर से करेंगे 6 दूनी 12 और 2 का 1 में गुणा 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 4 चाहिए। अगला सवाल, जब एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर बराबर लिखते 484 हो गया, इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है क्षेत्रफल। सबसे पहले तो एक चीज देख लो, मेरी बात सुनना, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 4a बराबर में और इसको बोल दिया जाए 2πr, ये याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद करना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं क्यों। 2 दूनी 4 हो गया, ये 11 हो गया। अब यहाँ से a अपॉन में r बराबर क्या हो गया, 11 बटे में 7 हो गया, ये हो गया। अगर एरिया लिखोगे तो ये 11 11 में 121 हो जाएगा, 7 होता तो एरिया क्या हो जाता है, 154 हो जाता है। बात समझ गए। इसको लिखेंगे 11 11 में 121, 11 एकम 11 हो गया, बचा 4, 11 चौक 44 हो गया। तो हमेशा याद रखो, किसी भी वर्ग और किसी भी सर्किल का अगर एरिया का रेशियो लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 11 रेशियो में 14 आ जाएगा। बात समझ गए। आपको यहाँ पर 11 का मान पता था 484 और यहाँ पर 14 का मान निकालना था। 11 चौक 44 हो गया, इधर हो गया 14 चौकू 56 हो गया, 14 चौकू 56 और 5 जोड़ देंगे 61, हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज आप कहीं जहां पढ़ते हैं ना, सामने दीवार पर एकदम चिपका लो और इसको बार बार देखते रहो, 2-3 बार कॉपी पे लिखते रहो, महीना खंड लगा रहने दो, अपने आप से याद हो जाएंगे। चलो फिर अगला सवाल। अब ये सवाल आपके लिए आ गया, केवल मैं इसको बता देता हूँ। 93 को 93 लिख लो, माइनस का जिसके ऊपर वार नहीं वो घटा दो, बटे में जितने के ऊपर वार है उतने 9, जिसके ऊपर नहीं है वो 0। 84 है, डायरेक्ट लिख दो, इसमें घटाने के लिए कुछ है नहीं, जितने पर वार है ये लिख दो। अब इसको आप खुद से कर लेंगे। चलो फिर अगला सवाल कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु में डाला जाता है, उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गोले से क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। दोनों में दिमाग लगाओ, 4/3 पाई यानी कि 1/3 पाई दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसको वहीं पर काट दो, हमें लिखने की जरूरत थोड़ी है। 9 की पावर 3 हो गई, 4.8 इंटू में 4.8 हो गया। अब ऊंचाई हमको निकालनी थी, इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन इतनी आसान तो बची नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा लिख लो, ये 4 गुणे में, या तो ऐसा करो 4 गुणे में 9 इंटू में 9 इंटू में 9
अपॉन में हो गया 48 इंटू में 48 और ऊपर पहुंच जाएगा 100 और ये हो गया h। ठीक है, तो इधर किया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, फिर किया 3 तिरका 9, 16 तिया 48 हो गया, फिर 3 चौकू 12, 3 तिरका 9 हो गया। अब इतना कर लिया ना, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। 3 तिरका 9 ने 81, 16 चौकू 64 से हमें भाग करना है, इसमें 2 और 0। ऑप्शन देखो सब में एक बार गया, तो यहाँ पर 11 से 4 गया 7 हो गया, 7 से 6 गया 1, उतारा लिया 0। सबसे बड़ा ऑप्शन में कुछ नहीं है, 2 ही लिखा हुआ, तो 128 लिख दो। 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 6 से 2 गया 4 गया, उतारा ले लिया, फिर से 0। अब ऑप्शन में सबसे बड़ा 8 है, 8 छंग 48, 42 से ज्यादा कैंसिल कर दो, उससे छोटा 7 है, तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 करोगे, लेकिन 4 भी तो है इसमें, तो 420 से बड़ा आ जाएगा, कैंसिल कर दो। इसका मतलब नजदीक पहुंच रहे थे, आंसर लगा दो, बात खत्म। पूरी कैलकुलेशन करोगे, फिर से यहाँ पर 25 बनाते, फिर गुणा करते, फिर आता आई। यहाँ पर क्या बचा था, 9 गुणे में 9 बटे में 4 गुणे में 16, और ये 25 बचा, 100 बचा था, फिर यहाँ से करते ये 25 बनता, फिर गुणा करते, उसके बाद फिर 16 से फिर भाग करते। तो ऐसे डायरेक्ट बना लो ना ऑप्शन का सहारा लेके। अगला सवाल आ गया भाई, देखो सीआई का। एक जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 की धनराशि x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। वही धनराशि 2 से 1/2 वर्षों में 2x% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी रेट, तब हमारा काम चलेगा। 3500 से 4235 हो गया। अब 2 साल का हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और अमाउंट बना होगा, पावर में 2 ही होगी, यानी कि इनको रेशियो करने के बाद हमें रूट लेना पड़ेगा, तो हम पी और ए के रेशियो पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी कि इधर करते हैं तो ये 35 से तो कटेगा, लेकिन 35 का टेबल तो याद है नहीं, तो 5 सत्ते 35 कर लो, इधर करेंगे 5 अट्ठे 40, 5 चौकू 20 हो गया, और 3 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, इधर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 10 से चीज 11 रही होगी, रूट ले लिया मैंने। तो यहाँ पर ब्याज रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। अब आसान बन गया क्या सवाल, अभी देखते हैं। रेट यहाँ पर बोल दी है 20% हो गई, नए कंडीशन में आर बराबर में 20%। टाइम दे दिया 2 से 1/2, यानी कि 1 वर्ष 1 वर्ष 1/2 वर्ष। यहाँ पर तो रेट 20%, यहाँ पर भी 20%, यहाँ पर हो गई कितनी 10% हो गई। 20% मतलब 1/5 हो रहा, तो पहली साल में 5 से 6, दूसरी साल में भी 5 से 6, लेकिन इसमें 10 से 11 हो गई होगी। 10% को 1/10 लिख सकते थे, तो वही चीज हमने यहाँ पर कर दी। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 55 25 पंजे 125 हो गया, 6 तिया 18, यानी कि 198 इधर हो गया। अब हमें क्या निकालना था कि कितनी हो जाएगी, राशि निकालनी थी, तो 125 बराबर हमको दिया था 3500 और 198 बराबर में निकालना था। तो देखो इसको तो यहीं छोड़ दो, अभी इसको कर लेते हैं। 25 पंजे 125 हो गया, 25 से कम 25 किया, 10 बच गया, 25 चौकू 100, 0 हो गया। अब यहाँ पर कर लेते हैं, या तो 14 का गुणा कर लो, 5 से डिवाइड करना आसान रहेगा। यहाँ पर करोगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो उसको होल्ड कर देते हैं ना, इसका गुणा कर लेते हैं। 14 अट्ठे 112, हासिल लगा 11 हो गया, 14 नेम है 126 और 11 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा, हासिल लगा 13, 14 एकम 14 और 13 27 हो गया, और 0 साथ में था, बटे में 5 कर दो, 55 25 हो गया, 2 बचा, 55 25 हो गया। जैसे ही 55 देखा आंसर आ चुका है। अब फिर से क्या बचा था, 2 बचा, 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, इस तरीके से भी हो जाएगा। अब एक तो देखो थोड़ा सा स्मार्ट अगर बनते तो यहाँ पर अगर चेक करते तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन हमें ऐसे दिए गए, उसमें 2-3 ऑप्शन मुझे लग रहा मिलेंगे, 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 हो गया, तो उससे तो बात बन नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं बात बन जाती। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस आप दिमाग में रखना, अगर काम बनता है तो बना लिया करो। अगला सवाल, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, धनराशि उसी ब्याज दर पर इतने वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। कितना आसान हो गया, 7 वर्ष और 3 वर्ष का डिफरेंस 4 आ गया, इन्हें दोनों का डिफरेंस करेंगे, 14 से 6 गया तो 8, यहाँ पर 7 बचा, 7 से 3 गया 4 हो गया, इधर 4 बच गया, और फिर 11 से 9 गया, तो ये 4 वर्ष का ब्याज आ गया। इतने वर्ष का निकालना था, यानी कि 3 का 9, 10/3 वर्ष का। तो इधर करेंगे 24 48 बटे में 4, गुणे में आ गया 10/3 आ गया। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट, क्योंकि हमें एक 0 चाहिए बस। तो 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6, 0 3 चौकू 12, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये देखो मैंने यहाँ पर बताया ना 0 वाला, ये काम आएंगी चीजें,
तो ये ऑब्जर्वेशन आप बनाए रखना साथ साथ। अगर बाई चांस आपको नेक भी मतलब थोड़े से भी ऑप्शन हल्के मिल गए तो आप बहुत जल्दी आंसर लगाएंगे। अगला सवाल करते हैं फिर क्या। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ अर्जित किया गया तो उसका अंकित मूल्य पर दी गई छूट परसेंटेज क्या है। आसान है सवाल भाई, देखो इतना अधिक किया गया और फिर कह रहा था 16% का लाभ अर्जित किया उसने, तो 116 यहाँ से मिला होगा, तो छूट कितनी दी गई, यहाँ से 15 से 6 गया तो 9 हो गया, फिर 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 29 की छूट दी गई किस पर, 145 पर, गुणा कर देंगे 100 हो गया, तो ये 5 बार चला गया, 5 दूनी 10, आंसर आ गया कितना, 20%। अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष इतनी वृद्धि होती है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उनके मूल्यों के बीच अंतर इतना है तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। तो यहाँ पर देखो ये रही होगी कोई चीज, ठीक है, अगर 20% की वृद्धि करते तो 120 हो गया, फिर से करते तो 120 बटे में 100 हो गया। अब ये दूसरे साल में पहुंच गए, तीसरे साल और तीसरे में पहुंचेंगे, हाँ तीसरे में भी तो पहुंचना पड़ेगा, तीसरे और चौथे का डिफरेंस करेंगे तो 20 बटे में 100 बराबर में हो जाएगा 180। हमें निकालना पहले वर्ष के अंत में, यानी कि इसका मान निकालना था, बाकी सारी कैलकुलेशन कर दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी थोड़ा सा रुको बस। यहाँ पर करेंगे तो ये 20 हो गया, यानी कि ये 9 बार पूरा पूरा चला गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, इधर करेंगे 3 चौकू 12 हो गया। अब इस साइड लिखेंगे तो दुनिया भर के जीरो आ रहे होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन 25 गुणे में 25 कहीं ना कहीं बन रहा होगा, 625 आंसर। भाई हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नहीं चाहता है, और ये तो पता है अगर 100 गुणे में 100 कर दोगे इस तरीके से, या तो यहीं से कर लो 25 और ये 25 करोगे, 25 25 में 625 कहीं बन रहा होगा जाके, ठीक है। तो इस चीज को माइंड ना करते हुए आपको आंसर आना चाहिए। अब हुआ क्या है यहाँ पर, अब जैसे मान लो आप लिखते 120 बटे में 100 गुणे में 120 बटे में 100 गुणे में 120 बटे में 100 ये लिखते, या तो आप 20 पंजे 100 करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आप और लिखते 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार लिखते, ठीक है। तो एक चीज बताओ इसमें क्या हुआ है कि मूल्यों के बीच अंतर इतना वृद्धि हो रही है हर बार में, तो एक चीज बताओ बड़ा कौन सा होगा, 4 साल बाद वाला बड़ा होगा, तो इससे हम ये वाला घटाएंगे, यानी कि अगर ये 1 बोल दें और ये 2 बोल दें, ये 1 बोल दें, तो 2 माइनस का 1 करना पड़ेगा। जब घटाओगे तो ये वाला टर्म तो दोनों में कॉमन हो गया, भाई इतना तो दोनों में है ना, तो यहां से अगर यही लिख लें 120 बटे में 100 और 120 बटे में 100 120 बटे में 100 और ये डिफरेंस करेंगे तो 1 माइनस का 120 बटे में 100 माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन होके सब बाहर हो गए, तो कितना बचा, 20 बटे में 100 बचा ना। तो इतना किसको लिख के दिखाना, हमें बेसिक क्लियर है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, जब डायरेक्ट कर दिया, पहले साल के बाद का पूछा था तो यहाँ से हमने बाकी सारी कैलकुलेशन कर दी, इतना छोड़ दिया। चलो फिर अगला सवाल, जब इतने को बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, x का मान के बीच होगा। तो देखो बड़ी से बड़ी बोल दिया, कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ेगा SCF, तो SCF निकालते हैं भाई, 5755 और 6181 हो गया। इनका डिफरेंस करते हैं तो 11 से 5 गया 6 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया, 11 से 7 गया तो 4 हो गया, अब तो कुछ कटना नहीं है, 5 से 2 गया 3 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया। अब 213 यहाँ पर आया, 426 यहाँ पर आया, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, भाग कर दें, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो मिल रहा है, 213, यही हमारा SCF हो गया, किसके बीच में आ रहा, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, एक व्यक्ति जलधारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में जाता है, अच्छा विपरीत और फिर दिशा में। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय इतने घंटे है, जलधारा की चाल इतनी है, वह व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगा। अब देखो ये सवाल पहले भी आ चुका है, बहुत आसानी से हम लोग करते हैं। देखो 24 बटे में x माइनस का 4 होगा, प्लस का 24 बटे में x प्लस का 4 होगा, बराबर में 2 दूनी 4, 1 5 बटे में 2 आ गया। अब वो कह रहा था 40 विपरीत जाने पर x माइनस का 4 बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना। अब एक चीज बताओ, जब इसको सॉल्व करने जाओगे, क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, तो इतना ही हमें मेहनत करने की जरूरत है क्या। ऑप्शन किस लिए दिए गए, ऑप्शन ऐसा पकड़ो, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 40 बटे में जो भी टाइम निकल के आएगा बटे में टाइम बराबर में x माइनस का 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब टाइम ऐसा पकड़ो कि 40 कट जाए, 3 से 40 कटेगा,
ये देखो हो सकता है कि 3 भी आंसर हो, लेकिन हम ऐसा पहले करेंगे ना कि जिससे मुझे आसानी रहे, नहीं हो गई। एक आता सबसे आसान 2 दिख रहा था, तो हम अगर 2 से इसमें भाग करते तो कितना आ जाता, 20 आ जाता। 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24, x का मान 24 आ गया। अब x का मान 24 आ गया, यहाँ रखना 24 माइनस का 4 हो गया, तो कितना बचा, 20 बचा। इधर 24 4 28 हो गया। तो नीचे तो 4 सत्ते 28, 7 कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 1 5, ये आसान हो रहा क्योंकि यहाँ पर तो 7/2, 7 से 40 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम इस तरीके से ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते थे। तो हमें क्या करना था, ये वाला हम रख के देखते हैं भाई, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, क्योंकि इतना हमें करने से अच्छा है कि ऑप्शन पकड़ लें। 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5/2 रखोगे तो 5 8 40, 8 दूनी 16 आ गया। 16 प्लस का 4 कर देंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया x बराबर। यानी कि अब रखेंगे तो 20 से 4 गया 16, और 20 से 4 24 हो गया, तो ये तो 1 बन गया। यहाँ करेंगे 4 छंग 24 हो गया, 4 चौको 16 हो जाएगा, या तो 8 3 24, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ पर देखो एलसीएम 2 बन रहा था, बात खत्म हो गई। 3 प्लस का 2, 5/2, सेटिस्फाइड आ गया आंसर। बाकी आप क्वाड्रेटिक वगैरह बनाते रहो, फिर बहुत टाइम लगना है। ठीक है, चलो फिर कुछ सवाल होते हैं उसको मार्क डाउन करके भैया, नोट डाउन करके बढ़िया रख लिया करो, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट ही होगा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, क्या ही फायदा है इसमें टाइम वेस्ट करने का। अब यहाँ पर कह रहा था 10 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है और इतना है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये पिछले पेपर कराया था, उसमें भी पूछी गई और इसमें भी पूछा गया, तो इसको अच्छे से कर लो। अब इतनी बार कर लोगे तो वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 का दिया गया था और 7 का दिया गया था, यानी कि 63.5, और यहाँ पर कर देंगे 72। ये नंबर देखो 11 है, इंक्लूड हो रहा है, यानी कि हमने बताया था जब नंबर इंक्लूड हो तो प्लस माइनस जैसा भी आए वैसा ही तुम्हारा आंसर वहां पर लिखना होगा। कहाँ पर, अभी समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो जो संख्या 1 होगी उसके पास इतना तो रहा होगा, अगर इतना नहीं रहता तो 10 संख्याओं का एवरेज इतना आ ही नहीं पाता। जो कम ज्यादा लाए उनसे भी मतलब नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ये देखो 10 का एवरेज इतना है, तो उसके पास जो एक नंबर है वो इन दोनों में कहीं ना कहीं मिक्सअप हो गया है, तो वो इतना तो लाया होगा, तभी तो एवरेज हुआ होगा। ये कम लेके आए, ये कितना लाए 5, तो 4 का गुणा करेंगे 5 को 20 कम हो गया। ये यहाँ पर कितना ज्यादा ले आए, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, और इधर 11 से 8 गया 3, गुणे में 7 कर देंगे तो 7 पंजे 35 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 7 3 21 और 3 24 हो गया, यानी कि 24.5, ये भी प्लस का। अब जब नंबर इंक्लूड है तो जैसा आया 20 आया, माइनस का 20 लिख दो, प्लस का आया 24.5 तो प्लस का लिख दो। अगर नंबर इंक्लूड नहीं होते, हम फिर बता रहे 10 का एवरेज दिया होता, 4 का एवरेज कुछ दिया होता, 6 का एवरेज कुछ और दिया होता, या यहाँ पर मान लो 4 6 का नहीं, तब तो 10 पूरी बन जाएंगी। यहाँ पर मान लेते हैं 5 का, 5 4 9 हो गई, तो इसमें एक नंबर अभी गायब है ना, फिर यहाँ पर उल्टा होता, तब माइनस वाला प्लस कर देते, प्लस वाला माइनस कर देते। बात समझ गए होगे। अब यहाँ पर बात समझो कि इनका अगर देखते तो 4.5 प्लस का आ रहा है, यानी कि वो नंबर इतना ज्यादा लेके जा रहा है, उसके पास इतना नंबर ज्यादा था ना, क्योंकि एवरेज से इतना ज्यादा आ रहा है प्लस का, तो इसका मतलब एवरेज हमारा 68.5 से तो कम आएगा, तो ये चला गया और फिर कुछ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अब 68 से तो बाकी सब कम है। हो सकता है कि देखो पिछली बार जब शिफ्ट कराए थे तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल गए थे, तो आंसर ऐसे ही आ गया था। अब यहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतने से तो कम आएगा, लेकिन कितना कम आएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। आसान हो गया भाई, 4.5 ये कम होगा, लेकिन हमें ये निकालना एक लोगों में कितना कम होगा, भाई डिपेंड ये करता है। तो जब एक संख्या चली बची कितनी, 9 संख्या है, तो 9 पन्ना 45 कर देंगे, 0.5 कम हो जाएगा, 68 आंसर आ गया। आसान था सवाल, बस प्रैक्टिस कर लो, बहुत जल्दी आंसर आता है इस पे। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को इतने इतने में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेला सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक के 75% भर जाएगा। 75% मतलब कि 3, यानी कि हमें मल्टीपल ये भी मिल रहा है, बस 2 ऑप्शन में से एक होगा, अब कुछ भी हो जाए। एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो 20 30 यानी कि 120 ले लें, तो 20 छक्का 120, 4 बार चला गया, 15 8 120 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये तो दोनों क्या थे, खाली करने वाले, ये भरने वाले थे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो 6 4 10 हो रहा, और ये भरने वाला 15 हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 5 टंकी भरी जाती अगर तीनों एक साथ चलते, तो इसीलिए भरने का पूछा गया। तो 120 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौकू 100 बटे में 5 कर देंगे, 20 छक्का 120, 6 तिया 18। अगला सवाल, खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। ठीक है, भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं होगा।
बस यहाँ पर जो भी सम आएंगे वो 85 कटना चाहिए उससे, तो 17 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 25 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला सवाल, लोहे का एक खोखला पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है, यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और लोहे का भार इतना है तो भार बताना था कितना होगा टोटल। देखो स्मॉल कैपिटल आर लिखेंगे तो 3 होगी भाई, ये व्यास था, और स्मॉल आर लिखोगे तो कैपिटल आर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गई। बस इसका वॉल्यूम निकालना था, 22/7 हो गया, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू में हाइट हो गई। तो यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, इधर काट लो पहले, 7 दूनी 14 हो गया, 22 गोड़े में 2, 3 से 2 गया तो 1, 3 2 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर 220 ये आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 था तो 220 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा, 220 गोड़े में 8 हो गया, 22 अट्टे 176 हो गया। किसी में दिख रहा है, आंसर लगा दो। अब चेंज करने के लिए करते रहो भाई, क्या दिक्कत है, उसे चेंज करने के लिए कोई मना थोड़ी ना कर देगा, तो चेंज कर लो, 1.76 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, यदि अकेले एक्स काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है तो वाई अकेले कितने दिनों में कर सकता है। 8 गोड़े में 40, दोनों का डिफरेंस 32, 8 चौक 32, आंसर आ गया 10। हमेशा याद रखो, यहाँ पर x प्लस वाई 8 दिन में कर रहे थे और x कर रहा था 40 दिन में। अब एलसीएम हमने डायरेक्ट ले लिया, 40 गोड़े में 8, तो इसकी इफिशियंसी कितनी 40 हो गई, इसकी 8 हो गई। जब x की 8 हो गई तो y की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 40 माइनस का 8 यानी कि 32 आ जाएगी। तो आपको डायरेक्ट लिखना है इन दोनों का गुणा और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 32। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग इतने की और शेष भाग इतने की चाल से 9 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। तो देखो इस सवाल को आसानी से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 9 घंटे लिखा था, इसको भी घंटे में चेंज कर लो, तो 30 दूनी 60 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19/2 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इतनी स्पीड में, मतलब 40 की स्पीड से ये टोटल 19/2 चलता है, तो 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 380 किलोमीटर यहाँ पर चलता। अब मैं कह रहा हूँ कि 160 से टोटल चलता कितना घंटा, 19/2, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 19 अट्ठे 152 हो गया, यानी कि इतना चलता। अब टोटल थी कितनी 560 थी, इनका डिफरेंस करेंगे 0 हो गया, 12 से 6 गया तो 6 हो गया, 14 से 5 गया तो 9 हो गया, इनका डिफरेंस करेंगे 0 हो गया, 16 से 8 गया तो 8 बच गया, और इधर 4 से 3 गया तो 1 बच गया। तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 6 3 18 हो गया, इधर करेंगे तो 6 कम 6 6 36 हो गया। अब ये जो रेशियो आया वो किसका आया, टाइम का आया है, यानी कि 16 और 3 लिखते 19, तो 19 बराबर में 19/2। अब इसमें टाइम कितना लगा 16, यानी कि 16/2 हो जाता, 40 की स्पीड से जाता, तो 2 दूनी 4 हो गया, 16 दूनी 32, 320 किलोमीटर चला जाता। अब यहाँ पर समस्या अगर होगी तो ये होगी कि ये कैसे आ गया। भाई देखो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, जो भी सापेक्ष में होगा उसी का रेशियो आएगा, समझ में आ गई नीचे, तो उसी का रेशियो से हमने 16 3 19 बराबर इतना कर लिया, ए के लिए हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, यदि x% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 8% का लाभ अर्जित करता है तो x का मान क्या होगा। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से इतना अधिक है तो 120 हो गया, लेकिन उसे प्रॉफिट 108 का ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ से छूट दी गई होगी कुछ ना कुछ, भाई उसने इतना लिख दिया बोर्ड पे इतने रुपए का है, लेकिन छूट के बाद 108 में बेचा, तो कितने का भाई थी छूट, 12 की, किस पर 120 में 10% आंसर आ चुका है। अगला सवाल, एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है, यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब यहाँ पर देखो 10 वर्ष की आयु वाले कितने थे, 24 थे। अब इसका अगर 10 वर्ष से अधिक वाले निकालते तो कितना हो जाता, 3 1/3 यानी कि कितने आ जाते, 8 आ जाते। अब यहाँ पर टोटल अगर इनको जोड़ते तो ये कितने हो गए, 32 हो गए। अब ये 32 हो गए हैं, तो अगर हम 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, यानी कि बचे हुए छात्र कितने होंगे, 80% होंगे। अब इसी 80% का आपको मान दिया गया था 32, आपको निकालना था 100%, तो ये क्या गुना हो रहा था, 4 गुना, तो इधर भी कर देंगे तो 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें इतने अनुपात में हैं, इन सीटों में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है,
बढ़ाएगी सीटों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 7 का मल्टीपल सबसे पहले चेक करो, तो इधर हमने देखा 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, आंसर लगा दिया। बाकी देखो 7 पे 60% बढ़ा तो 160 बटे में 100 करेंगे, और फिर यहाँ पर 8 में 150 बटे 100 कर देंगे, और ये 9 में बढ़ गया 170 बटे में 100 कर देंगे। तो इधर 17 का तो मल्टीपल 2 जगह था, तो इन्हीं 2 ऑप्शन में से वैसे भी होना था, तो आपको इससे मल्टीपल चेक करना था। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, बीच का अंतर इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 14 4 18 बटे में 2, 14 से 4 गया 10 बटे में 2 गया, 2 पंजे 10, 2 ने में 18, 9 पन्ना 45 आंसर। अब आपको जब बेसिक पता हो सब ना, तो आपको ऐसे लिख के दिखाने के लिए किसी को आपको नंबर ज्यादा नहीं दे देगा कोई, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a बराबर में 18 हो जाएगा, यानी कि a बराबर में 18 बटे 2। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब नॉर्मली संख्याएं लिखी होती तो 14 4 18 बटे में 2, अगर छोटी वाली निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस बटे में 2। अब इनका गुणा कर दिया। अगला सवाल, 114 76 और इतनी भुजा वाले 4 संभावित त्रिभुज है, अधिकतम किस माप के पैमाने से ठीक ठीक मापा जा सकता है। देखो कितना आसान सवाल हो गया, सब में 2 का मल्टीपल तो आ रहा ना, तो HCF निकालेंगे तो 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, एक कैंसिल एक कैंसिल। अब एक चीज बताओ, ये 76 है, 76 के टेबल में ये आता है भाई, 19 चौक 19 छक्का 114 हो गया, 1 से 19 से तो काट लोगे, लेकिन 6 का जो 3 बचा वो कहाँ ले जाओगे, कैंसिल, तो एक ही ऑप्शन बचा था 38। ठीक है, अगला सवाल, शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, यदि उसकी आय में x% बढ़ जाती है, खर्च इतना बढ़ जाता है, तो बचत 21 बढ़ जाती है, तो x का मान, ये तो हम बता चुके हैं, आय का 1/3 यानी कि आय ये होगी उसकी, और 1/3 बचाती यानी कि ये सेविंग होगी, खर्च कितना हो गया 2 रुपया हो गया, x आय बढ़ गई, खर्च 15 बढ़ गया, और बचत 21 बढ़ गई। इनका गुणा कर देते हैं, 3x हो गया, 21 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, बराबर कर दो, यानी कि 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 हो गया, आंसर क्या आ गया 17 आ गया। अगर माइनस का आएगा तो लॉस होगा, और प्लस का आएगा तो बढ़ जाएगा, यानी कि कम ज्यादा की बात हो रही तो कम होगा और ज्यादा होगा। अगला सवाल, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत इतना है, 7 तकनीशियनों का वेतन, हिंदी भी देखो, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या, बहुत आसान हो गया, देखो 24,000, टोटल में 18,000, और इधर 12,000 दिया, इनका डिफरेंस 6 हो गया, इनका डिफरेंस 6 हो गया, यानी कि 1 रेशियो में 1, तो 1 बराबर में अगर 7 है तो इसके भी बराबर में 7, टोटल कितने हो गए 14 हो। अगला सवाल, 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है। या तो ऐसा करो 1900 गुणे में 3, इधर कर लो 11400 गुणे में 5। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से 0 चला गया, रेशियो बना रहे 19 छक्का 114, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 1 रेशियो 10 हो गया, इसी रेशियो में उनका ब्याज होगा। तो सबसे पहले देखो 1900 से 2100 चीज हो गई, कितना ब्याज मिला भैया 200 रुपया, तो 1 बराबर में 200 है, तो 10 बराबर में 2000 रुपया हो गया। अब 2000 ब्याज मिल गया, टोटल राशि 11,400 थी, 2000 जोड़ देंगे यानी कि 13,400 आंसर आ गया। अगला सवाल, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब जो भी यहाँ पर पावर में आया इनका गुणा कर दो, वही आंसर। अगर बोल देता है 5 वर्षों में 3 गुनी, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, तो 81 यानी कि 3 की पावर 3, इसका गुणा कर देंगे 15 वर्षों में। लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे अगर बोल दिया 5 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, यानी कि 16 गुना। तो ऐसा ही नहीं 4 की पावर 2 कर दो, नहीं 2 की पावर 4 करनी पड़ेगी। 20 में आपके वही होगा जो यहाँ पर लिखा होगा, तो 5 चौकू 20 हमारा आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बेस में जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं, किसी आयत की परिमाप और लंबाई के बीच अनुपात। वाह भाई वाह, आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की चौड़ाई बतानी। देखो परिमाप दिया गया था यानी कि 2l प्लस का भी अपॉन में l बराबर में कितना हो गया 5/2 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 4 हो गया। जब l का मान ऐसे लिख लो l प्लस का b अपॉन में l 5/4 हो गया। जब l 4 है तो b कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 4x इंटू में x बराबर में
तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर 4 छंग 24 हो गया और 4 चौकू 16 हो गया, तो x बराबर में 8 आ गया। हमें चौड़ाई चाहिए थी जो कि कितनी थी, केवल x थी। आंसर लगा दो। अगला सवाल, $1 में 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 60% लाभ अर्जित करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने होंगे। ये सवाल बहुत लोगों ने भेजा कि इसका जल्दी कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो हो सकता है आज मैं ऐसे बता दूं कुछ कि आपका काम हो जाए। यहाँ पर देखो $1 में 16 संतरे, तो एक चीज बताओ, 16 संतरे $1 गए तो एक संतरा 1/16 हो गया, यानी कि हमने लिखा 1/16। ऊपर हमने जो लिखा है वो रुपए लिखे हैं और नीचे हमने जो लिखे हैं वो वस्तु या फिर संतरे लिखे। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमने रुपए निकाला, भाई एक वस्तु का प्राइस निकल जाएगा, 20% की हानि हो रही, यानी कि ये 80% का मूल्य है। अब यहां से हमें 60% का प्रॉफिट चाहिए, तो 160% का निकाल लें, तो 1/16 और बटे में 80 गुणे में हो गया 160। अब यहां पर कह रहा है $1 में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 1/1 का गुणा कर दो। अब आपको ये नहीं टच करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब बाकी जो कैलकुलेशन है वो कर लो। 8 दूनी 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, नीचे क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि $1 में 8 बेचने होंगे। अब मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू आसान थी तो समझ में नहीं आया होगा। अगर वो ये बोल दे कि 60% प्रॉफिट के लिए $5 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, कितने संतरे बेचने होंगे, तो इतना तो आप सेम लिखते, गुणे में 160 बटे में 80। अब जो पूछा गया तो 5 गुणे में 5 कर दो, ये हमारे रुपए बन जाते हैं, इसलिए हमें टच नहीं करना क्योंकि इसी का मान निकालना है। और बाकी कैलकुलेशन पूरी कर लो, तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 5 बटे में कितना आ गया, 40। तो $5 में 40 संतरे, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लिखा था ऊपर रुपए नीचे संतरे, यहाँ पर भी जो आएगा ऊपर रुपए नीचे संतरे। समझ में आ गई होगी, बहुत आसान तरीका होता है। अब इससे किसी भी तरीके के सवाल, मतलब इस टाइप के सवाल को बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और फिर कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल, चलो फिर तीसरी शिफ्ट पे पहुंच गए हैं। रुपए x की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतनी, 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि धनराशि निकालनी। ये तो आसान हो गया, 7 से 3 गया तो 4 का मान आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस करते हैं, 7 से 3 गया 4 हो गया, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, इधर 4 बच गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया। 3 साल का निकालना था तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 एकम 4, गुणे में कर दो तो 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 पंजे 15 और 1 16 हो जाएगा। 8 2 8 3 घटा देंगे, 16 8 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 12 से 6 गया, 7 से 1 गया। अगला सवाल करते हैं, ये तो आसान था। इतनी भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो बगीचे का परिमाप कितना होगा। देखो अगर आपके पास पेपर में टाइम कम बचे ना, तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेना। ये सबसे बड़ी भुजा है, अगर 8 का स्क्वायर 4 चाहिए तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 0। तो देखो यहाँ पर अगर हम ट्रिपलेट बनाते या पाइथागोरस लगाते तो हमें यूनिट डिजिट मिल रही थी। अगर जल्दबाजी हो तो वैसे नहीं करना है, वैसे अगर आता होगा तो फर्जी में गलत कर दोगे, लेकिन हाँ इससे ये होगा, श्योरिटी मिल सकती कि ऐसा हो सकता है कि आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। उसके बाद आपको परिमाप निकालना था, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता, तो यानी कि ये कितना बन जाता, 27x बन जाता है। यानी कि यहाँ पर 9 गुणे में 3 गुणे में 2 आ रहा, तो ये तो 9 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी मल्टीपल मिल गए। लेकिन यहाँ पर देखो 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना। अब ये हमारे पास ऑप्शन बचे हुए ये, यानी कि कुल मिलाकर देखते तो 9 3 27 दूनी 54 हो रहा है। अब अगर आप देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन अगर नहीं है मिल लेकर कायदे से, तो आप क्या करोगे, 54 आ गया, 54 इंटू में क्या होगा आपके पास, x होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 54 ही पे अटक जाएगी संख्या, ये हो सकता है कि भले ही रूट बन जाए तो कुछ भी हो जाए। तो आप यहाँ से इस तरीके से अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला टाइम बचे तो, वैसे अगर एसएससी का सवाल होता ना तो यहाँ पर आंसर आ चुका होता, इस टाइप के ऑप्शन होते ही नहीं उसमें। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, हमें और कुछ तो नहीं सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो 2 1 3 हो गया, 8 2 10 से 11, यानी कि 2 से ही काटना पड़ेगा, तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 0, 2 ने में 18 हो गया। अब ये 109 आ गया प्राइम नंबर। अब आपको ये कहीं पर लिख लेना है बढ़िया तरीके से, कि कहीं पे जहाँ पढ़ते हो ना वहां पर एक पेपर लगा होना चाहिए। मैंने बहुत बार कहा है, कभी भी अगर प्रीवियस ईयर करे ट्रिपलेट वगैरह मिल जाते या कोई फार्मूला ऐसा मिल जाता, आपको नहीं है
पता तो उस पर लिख लो, 1 महीने के लिए लगा रहने दो, बार बार देखो, कॉपी पे लिखो, याद स्पेशली मत करो उसको, वो अपने आप से याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये ट्रिपलेट एक आपका बनता है। तो अब यहाँ पर जो प्राइम नंबर आया निकल के, इसको आपको लिखना है तुरंत का तुरंत। इसके अलावा अगर हम इसका एरिया लिखते तो 1/2 120 गुणे में 182 हो गया, ठीक है। बराबर में करेंगे तो 14 गुणे में 13 और इंटू में x² हो जाएगा, दोनों को एरिया बराबर करना था। अब यहाँ से करेंगे तो 14 एकम 14, 14 तियां 42 हो गया, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते थे, 4 गुणे में 15 बराबर में x² हो गया, तो x बराबर में 2√15 हो गया। अब इसका यहाँ पर मान रख दो, यानी कि 54 गुणे में 2 गुणे में √15, यानी कि 108√15 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। जब x को इतने में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या एक समानुपात में होती है, इसका मान। देखो आसान होता है, अगर आपको फार्मूला लिख लो, अगर नहीं पता हो, a और d का गुणनफल माइनस b इंटू सी का गुणनफल अपॉन में a प्लस का d माइनस के कर लेंगे b प्लस का c, और इसके आगे मॉड लगा लेंगे, हमेशा प्लस का आएगा इसलिए ये मॉड लग, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो a और d यानी कि 6, 12, 18 और 28 दिया था, तो इनका गुणा करेंगे, 28 गुणे में 6 हो गया, माइनस में 12 गुणे में 18 हो गया, इन दोनों को सम करेंगे, 28 प्लस का 6 हो गया। अब इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना नहीं है, आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, गुणा करके पहले ही से लिख लेते, उसके बाद डिफरेंस होता तो देखा जाता। 12 प्लस का 18 हो गया, और इस तरीके से, ठीक है। तो इधर करेंगे 28 छक्का 168 हो गया, 12 8 96 हो गया, और 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, बटे में 8 6 14 34 हो गया, माइनस का 30 हो गया। इधर करेंगे 16 से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 10 से 6 गया तो 4 बच गया, बटे में कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि जो नंबर है वो क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। अब इसमें पुट कर देते, तो 12 पंजे 60, 60 से 8 गया तो कितना 52 हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि यही एक मल्टीपल था। और फिर इधर कर देंगे 12 4 16 हो गए, तो 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 तियां 12। अगला सवाल, किसी संख्या को जब 2 3 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, यदि वह संख्या ये है तो संख्या का योगफल बताना है। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 4 3 6, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो भैया 12 आ जाएगा, और गुणे में 5, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 60। तो नंबर रहा होगा 60x प्लस का 1। अब हमें वो नंबर चाहिए 500 600 के बीच में चाहिए। तो 500 600 के बीच में अगर आपने सीधे सीधे देखा, अगर 10 रखते हो तो भैया 600 पहुंच रहा है, तो 9 रखना पड़ेगा, 9 छक्का 54 540 प्लस का 1, यानी कि नंबर क्या हो गया 541। 5 4 9 1 10 हमारा आंसर आएगा। थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा, हर सवाल तो इतना नहीं हलवा होगा। अब ये सवाल आसान है भाई, बाकी तो आपको करना ही है। ये वाला तो देखो हम बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कोई मैसेज करे। ये 57/99 भाई, जिसके ऊपर जितने नंबर के ऊपर वार हैं उतने 99 लिख लो, और जितने भी अगर जैसे सिंपल लिखा 57, अगर मान लो इसके ऊपर वार 1 के ऊपर नहीं होता तो ये अलग सवाल आएगा, तो मैं वहां बता दूंगा, ठीक है। अब इतना ही सोचो, ऐसा लिखा हो 57 बटे में जितने ऊपर वार होता है उतने 90। यहाँ पर इसको लिख लो 6 प्लस का 0.3 के ऊपर वार, तो इसको क्या लिख सकते थे 3, जितने के ऊपर वार है उतने 9 लिख लो, यानी कि 3 3 का 9 हो गया, तो 6 तियां 18 और 18 और 1 19 बटे में 3 हो गया। अब इसका सोल्यूशन कर लेना था, ठीक है। तो आप सोल्यूशन कर लेंगे इसका, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपसे आ जाए। और मैं फिर भी कहूँगा प्रैक्टिस जरूर करना। अब ये चीज़ें मैं कर देता हूँ, जरूरी नहीं कि सही हो, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, कमेंट में बताइएगा, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कमेंट में लिख दो, मैं पिन कर दूंगा। तो आपको कैलकुलेशन जरूर करनी है अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो। अगर घर पे ही नहीं करोगे तो वहां प्रेशर में कैसे मन लगेगा, समझ लो बात को। चलो फिर अगला सवाल, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचा जाता है, यदि वस्तु का लागत मूल्य इतना है और उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, 28% छूट, यानी कि अगर हम 100 से 28 कम कर देंगे तो 72 का मान दिया गया था 1080, 20% का प्रॉफिट मतलब 120, 12 छंग 72 हो गया, 18 छक्का 108, कहीं 18 लिखा है आंसर। भाई कितनी बार बताएं रेशियो बताने के लिए, भाई जो छूट वाली चीज होती है इसके नीचे आ गई 72, प्रॉफिट वाली चीज इसके नीचे। अब हमें लागत मूल्य बराबर दिया था, इसके बराबर निकाल लिया, बहुत बार बता चुके हैं ये चीज। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार फिर से देख लो कि मार्क प्राइस पे हमेशा छूट देते हैं, 28 की छूट दी तो 72%, ये क्या बन गया आप छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस लेते
उस पर अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो ये क्या बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर देते हैं। जब रेशियो बनाओगे तो यही बनेगा। अगला सवाल करते हैं भाई। ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो शुरुआत सी से हो रही है, डी लिख दो, बी लिख दो, ए लिख दो। यानी कि बी सी से 20% कम है और ए बी से 30% अधिक है, 13 8 104 हो गया। और फिर कह रहा था डी ए से 20% कम है, डी ए से 20%, यानी कि 104 और गुणे में 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 4/5 हो गया। तो इसका 4/5 हो जाए, 5 8 40 हो गया, 1 बच गया, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब कह रहा था सवाल देखो भाई, बी डी से 4% कम है, बी डी से 4%। भाई एग्जैक्ट मान आ पाएगा कहीं से भैया, देख लो 83.2 से भाग करोगे एग्जैक्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सी ए से 4% कम है, सी ए से 4% कम है, ये तो बात बिल्कुल सही हो रही है। लेकिन कैसे सही हो रही है भैया, सी ए से 104 बटे करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं पूरा कट पाएगा, नहीं तो कैंसिल आउट कर दो। डी बी से 4% अधिक है, डी बी से 4% अधिक है, तो देख लेते भैया यहाँ पर चांस बन रहे, क्योंकि 3.2 बटे में 80 गुणे में 100, यानी कि 0 से 0 8 चौक 32 हो गया, पॉइंट से तो ये चला गया, 4% अधिक हो गया, तो आंसर हमारा आ चुका। इसी तरीके से ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। एक तरीके से ये तो बना लिया, लेकिन आपके लिए 4 सवाल हैं ये, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 5 सवाल बन गए आपके पास। अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो इस सवाल को समझो भाई, सेलिंग प्राइस हमारा 16 हो गया, अब इसे बेचा गया इसको 9 रुपए में। अब 9 रुपए में बेचा गया तो कॉस्ट प्राइस पर 25% की हानि का मतलब 75% की चीज बची। 25 3 75, 25 चौकू 100, यानी कि 3 3 9 हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। कह रहा था वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचने पर, तो 16 था वास्तविक, 15% कम पे बेचेंगे तो 85% हो गया, और कॉस्ट प्राइस जितना था। हम इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं, हमारा आंसर परसेंटेज में निकल आएगा। 4 चौकू 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, इधर करेंगे ये 17 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, अरे 5 दूनी 10 होगा। अब इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, तो 17 और इधर 5 3 15। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपया का। किस पर, 15 पर गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 200 बटे में 15 हो गया। या तो काटो तो काट लो, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा ही दिया हुआ, तो 5 चौकू 20, 5 3 15, यानी कि इसको लिख सकते 13 से 1 बटे में 3। अगला सवाल करते हैं। एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां थीं। लड़कों का उत्तीर्ण परसेंटेज 45 है और विद्यार्थियों के कुल उत्तीर्ण परसेंटेज इतना है, लड़कियों का उत्तीर्ण परसेंटेज प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ पर ये बॉयज हो गए, इधर हमारी गर्ल्स हो गई, और ये टोटल हो गया 18। बॉयज का परसेंटेज 45 दिया गया था। इनका रेशियो भी हमको पता है, कितना पता है, 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां, 20 दूनी 40, 20 3 60, यानी कि 3:2 में रहे होंगे। इनमें डिफरेंस 8 से 5 गया, 3 हो गया, 5 से 4 गया 1, 2 बराबर में 13 आ गया। क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया क्या, 3 बराबर लिखो, 2 बराबर में 13 हो गया, तो 3 बराबर में 13 3 39 बटे में 2 आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि नंबर कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, ये महाराज होंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जब भी एलिगेशन लगाते हैं अगर उसमें एक नंबर छोटा है तो दूसरा नंबर बड़ा आता है। यानी कि 58 प्लस का 2 एकम 2 हो गया, क्योंकि 39 बटे 2 करेंगे ना प्लस में, इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, तो 5 9 8 17 6 1 7 77.5 आंसर आ गया। अगला सवाल। दो पूर्णांकों के बीच इतना अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो दो पूर्णांकों का अंतर 1208 है। अब कह रहा था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो छोटी संख्या भी रही होगी और शेषफल 182 रहा होगा, तो ये आ जाएगी हमारी बड़ी संख्या। नहीं समझे, ऐसे लिख लिया करो तुरंत। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया, 4 भागफल बचा, शेषफल 182 बचा, तो इनका गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो वही चीज हमने डायरेक्ट लिख दी। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या, बड़ी संख्या यानी कि ए का मान। तो यहाँ पर अगर बी का मान रखने जाओगे तो लेंथी हो जाएगा, ए का ही मान रख लेते हैं। यहाँ पर रखा 4b
प्लस का 182 और माइनस का b बराबर में 1208 हो गया। इधर करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 हो गया और 10 से 8 गया तो 2 हो गया और 0 हो गया 1 हो गया, यानी कि b बराबर 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 हो गया। 1208 से हम इसको घटा देंगे तो हम सॉरी जोड़ देंगे, प्लस का हो जाएगा ना, तो 8 2 10 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, आंसर। अगला सवाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी चला दी मैंने, विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरे रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की इतनी गुनी है, तो ए की लंबाई अगर हम 2 मान लें तो बी की लंबाई 3 हो जाएगी। भाई ये 1.5 गुना हमने कर दिया। रेलगाड़ी की बी को एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है, सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो देखो सबसे पहली बात, विपरीत दिशा में चलने तो स्पीडें तो जुड़ जाएंगी और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 5x हो गई। तो स्पीडें अगर जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 6 4 10 हो गया और इसको चेंज करेंगे तो 5/18। टोटल टाइम कितना लगा भैया, 20 सेकंड। ये तो आसान सवाल होते हैं वैसे। 5 से 5 घट गया यानी कि x बराबर आ गया 120। तो जब x बराबर 120 आ गया तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे में 120 यानी कि 360 हो गया। अब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी भैया, ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी ही चाल से जाएगी। उसकी चाल कितनी थी भैया, 48 थी चाल। इसको चेंज करेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा, बराबर में 57 सेकंड लग रहे थे। अब इतना ही करना था भाई, 9 दूनी 18, 9 से तो कुछ होना ही नहीं है, उधर होके हो जाएगा। चलो उधर ही कर लेते हैं। प्लस का x बराबर में 57 गुणे में 48 काट लेकर, चलो कुछ ना कुछ तो 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया, 3 छक 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16/6 गुणे में 5 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 हो गया, इधर 19 तियाँ 57 हो गया, 8 पन्ना 40 हो जाएगा, 19 चौक 76 यानी कि x बराबर में 19 चौक 76 760 माइनस का 360। ये तो कैलकुलेशन थी पूरी, इतना तो आप लोगों को समझदार होगी। ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया मैंने। 51 संख्याओं का औसत 52 है। आरंभिक 28 संख्याओं का औसत इतना, 24 संख्याओं का औसत इतनी। 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? फिर से आ गया भाई सवाल। देखो 51 का कितना था, 52 था। 28 का 50.5 था और 24 का, अब ये इतनी बार कर लोगे ना आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यही प्रैक्टिस होती है, इन्हीं सवालों को बार बार किया जाता है। 8 4 12 हो गया और 2 2 4 हो गया यानी कि 5। 52 आ गया यानी कि एक संख्या है वो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है, क्योंकि एक्चुअल में तो 51 थी। अब जो संख्या उसके पास 52 तो रहा होगा, नहीं रहता तो एवरेज इतना नहीं आता। अब ये भाई साहब कम लेके आ गए यानी कि 5 1.5, तो 28 का गुणा करना पड़ेगा। 15 अट्ठे 120 हो गया, 15 दूनी 30 और 12 42 हो जाएगा, बिल्कुल 42 हो गया यानी कि ये माइनस का आया। इधर करेंगे ये 5 4 से 2 गया तो 25 यानी कि 2.5 ज्यादा हो गया, 24 का गुणा करना पड़ेगा। 25 चौकू 100 हो गया, हाथ से लगा दो, 25 दूनी 50 और 10 60 हो गया, ये प्लस का आ गया। हमने बताया था जैसा आए वैसा ही लिख दो, तो माइनस का 42 प्लस का 60। यहाँ पर हुआ क्या भैया, इनको करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, वो भी किसका, प्लस का, यानी कि वो 18 ज्यादा लेके जा रहा है एवरेज से भैया। तो ये हमें पता लग गया कि एवरेज 52 से तो कम आएगा। अब यहाँ पर तो सारे ऑप्शन 52 से कम लिखे हैं, तो देखते हैं कितना कम आएगा। 18 टोटल ज्यादा लेके जा रहा है यानी कि 18 टोटल कम होगा, एक संख्या पे कितना कम होगा। तो 51 में से एक संख्या चली गई, बचे कितनी, 50, तो एक संख्या का आ जाएगा निकल के। तो इधर करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया, 5 छक्का 30 यानी कि 52 माइनस का 0.36। अब 52 से पूरा एक घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, 51, और पॉइंट के बाद 2 है तो 100 से घटा दो यानी कि 64, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 12 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों 6 दिनों तक साथ काम मिलकर करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी साथ मिलकर उस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ये तो आसान सवाल है भाई। यहाँ पर 12 और 20 हो गया, 6 दिनों तक काम करते हैं तो ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इनका, 60 12 पंजे 60, 20 तियां 60 हो गया, 5 3 8, 8 गुणे में 6 8 छंग 48 हो गया यानी कि 12 काम बचा, उसने कर दिया तो एक आ गई इफिशियंसी। ए और सी यानी कि 6 हो गया, पूरा काम हो गया कितना, 60, 60 का 2/3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, आंसर आ गया 6 तियां 18 और 2 20/3। क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर 2/3, 3 दूनी 6 किया तो 40 आया, ये कट गया था, तो यही तो आंसर आना था। बाकी अब बना लो भाई, इस तरीके से बना लो, स्पीड से करनी पड़ेंगी चीजें। देखो आजकल कंपटीशन इतना है ना, अगर आप किसी से अच्छा नहीं हो
तो भैया ये बताओ, इतने फॉर्म भरते हैं, आपको नौकरी क्यों मिलेगी? आप कौन होते हैं नौकरी लेने वाले, ये बता दो, अपने आप से खुद से पूछ लो। कुछ तो अलग होना पड़ेगा ना आप में। तो 5 3 8 की इफिशियंसी से 6 दिन काम किया उन्होंने मिलकर, 48 काम कर लिया, तो 60 से 48 काम हो गया, 12 काम बचा। ये सी ने कर दिया। अब सी ने कर दिया कितने दिन में? 12 दिन में 12 काम। तो सी की इफिशियंसी 1 आ गई। अब ए और सी मिलकर करना था, तो ये सी ए की इफिशियंसी ये हो गई, ये हो गई, यानी कि 6 के। अब 60 काम का 2/3/6 करना था। जब ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले 8 माह की रेट निकालनी पड़ेगी। 12 माह की कितनी थी? 15%। 8 माह की कितनी हो जाएगी? तो बटे में 12, यानी कि 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 4 दूनी में 8, यानी कि 10% हो गई। टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो 2 वर्ष के लिए कह रहा था, 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? 24। तो 8 महीने की क्या स्लैब बनेगी? 3। तो अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया? 3। तो अब रेट हमारी होगी 10%, टाइम हो गया हमारा 3। अब यहाँ पर पता है 10 की पावर में 3 करनी पड़ेगी, 10 से चीज 11 हो रही, क्योंकि 10% को 1/10, 10 से 11, यानी कि ये 1000 हो गई, ये 1331 हो गई। अब वो कह रहा था 12% के हिसाब से वार्षिक चलता। तो देखो यहाँ पर हमने ये सब चीज कर रहे हैं ना, तो 1000 हमारा प्रिंसिपल रहा। अब इसके लिए अगर हम 1000 प्रिंसिपल ही रखें तो 12% के हिसाब से 2 साल का, क्योंकि अब तो 2 वर्ष रह गया, क्योंकि वार्षिक कह रहा, अर्धवार्षिक की कोई बात नहीं है। तो 2 साल की इफेक्टिव रेट ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 12 प्लस का 12 यानी कि 24, 12 बार 144 हो जाएगा, प्लस का 1.44, तो 25.44 हो गया। यानी कि 1000 का हम इतना परसेंट अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 चला गया, ये यहाँ से पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 254.4, ये ब्याज आ गया। अगर अमाउंट लिखते तो 1254.4 हमारा अमाउंट हो जाता। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं कैलकुलेशन की दुकान। ठीक है, अब क्या करें, कैलकुलेशन है सवाल में। अब इतनी हो गई थी, तो हमारे हिसाब से तो 1331, इसका मान दिया गया था 23958। अब हमें निकालना था 1254.4 का मान। अब कैलकुलेशन करने के लिए देखो यहाँ पर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 18 से कहीं ना कहीं कटना चाहिए, नहीं तो बनेगी ही नहीं चीज। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, अब तो आसान हो गया ना। 18 का गुणा करेंगे, 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, देखते चलेंगे, जहां पर कुछ मिलेगा वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, 18 चौक 72, यहाँ से लगा 7 हो गया, 18 चौक 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, यहाँ से लगा फिर से 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 97 हो गया, यानी कि 79 कहीं कहीं ना उम्मीद जग गई, बात खत्म हो गई। अब आगे पूरी कैलकुलेशन करने के लिए क्यों दिमाग खराब करना? अगर पूरी करने लग गए यहीं पर फ्रस्ट्रेशन हो जाती कि इतना टाइम लग गया एक सवाल में, अगला कैसे करें? नहीं भाई, इतना टाइम देना ही क्यों है? अगला सवाल, एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, यानी कि आधार की त्रिज्या अगर इतनी है तो ऊंचाई कितनी है? 2r है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। अब यहाँ पर देखो सबका तो मान पता है, लेकिन हमें एल का मान निकालना पड़ेगा। ये दिया गया था, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया r स्क्वायर, h का मतलब हो गया 2r, बराबर में दिया गया था 144 पाई। ये लाइन कहाँ जा रही है अपनी? है अपनी नहीं, मेरी बोलूंगा भाई, आप लोग तो अच्छा लिखते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, ये हो गया 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 हो गया, तो r³ बराबर 8 नेम 72 हो गया, 8 नेम 72 हो गया, गुणे में 3 आ जाएगा, यानी कि r बराबर में 2 गुणे में 3 हो गया। r का मान आ गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आ गया, 6 दूनी 12 मान हो जाएगा किसका? हाइट का। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। अब यहाँ पर पाई का पाई रहने दो, r का मान 6 हो गया, l का मान हम लिखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 12 बार 144 प्लस में 6 का 36। भाई आप इस तरीके से बनाओगे ना तो ये हमारा 6 हो गया, ये 12 हो गया, तो इसको निकाल लोगे ना, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? अब जोड़ देंगे तो 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, 5 3 8 हो गया और ये 1 हो गया। इसको 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुणे में 4 गुणे में 5 लिख सकते थे। 9 चौक 36 का 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 36 पाई और रूट में 5 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये 10 तारीख की शिफ्ट थी आपकी, टोटल 45 क्वेश्चन ये भी आपके समाप्त हुए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि आपको बोरिंग तो लगता होगा, रीजन क्या है कि इतना छोटा वीडियो रहता है, इसमें बात तो करते नहीं है और आपको आदत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, लेक्चर 2 घंटे के बने। भाई 45 क्वेश्चन बहुत होते हैं, देख लेना भाई आप कितने घंटे में बनते हैं, लेकिन अपना जस्ट 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। जितना भी टाइम लगे, अगर ज़्यादा
हो गया, आप जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ यही टाइम बढ़ जाएगा, वैसे होता नहीं है। और फिर इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए आपको, क्या अपना सिलेक्शन लो, निकल लो भाई यहाँ से, क्या करना है। आप एक चीज सोचो, अगर आपका देखो ऐसा है कि जैसे मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, पहले ये सुन लो, आपके मॉक टेस्ट में जरूर बढ़ रहे होंगे नंबर, या फिर आपका टाइम कम हो रहा होगा, टाइम कम लग रहा होगा, आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो बात अलग है, आप कमेंट नहीं करते। आप कमेंट ना पॉजिटिव करते हैं ना नेगेटिव करते हैं, जबकि आपसे इतना बोलते हैं कमेंट तो करते रहो, जिससे मुझे भी पता लगे हाँ सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो अब क्या होता कि तारीफ देखो सबको ही पसंद होती है, अगर आपकी सिलेक्शन हो गया तो आपके मोहल्ले वाले जो बोलेंगे ना कि उनका लड़का देखो फलाने का हो गया है, तुमसे ज्यादा तुम्हारे पापा चौड़े होके घूमेंगे, उनके ही लिए पढ़ लो भाई। तो आपको तारीफ अच्छी नहीं लगेगी, पापा को आप देखोगे चौड़ा घूमते हुए एकदम, लड़का सरकारी नौकरी में, फिर सोच लो आप, अच्छा लगता है भाई। तो आप इतना सोच लो, देखो मैं वीडियो में इसलिए इतना नहीं बोल पाता हूँ कि मेरे पास टाइम की कमी रहती है, ऐसा नहीं है, हमेशा कमी रहती है। आज जैसे सैटरडे संडे को टाइम मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलता हूँ। क्या रीजन भाई, आपके पास भी टाइम की शॉर्टेज होनी चाहिए, आपके लिए 10-12 घंटे बहुत कम है आजकल की कंपटीशन में। पढ़ते हैं भाई 10-12 घंटे पढ़ने में, जो पढ़ते थे ना पहले क्या होता था कि 10 से 15 लोग ऐसे होते थे कि आसपास नंबर ले आते थे फुल मार्क के, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि बहुत लड़का पढ़ने लगा, सबको पता है कंपटीशन बहुत है, पढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं बातें इतनी करता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद से सोचा करो कि अगर मोहल्ले पड़ोस में निकलोगे ना, पोस्ट पे किसी पोस्ट सरकारी पोस्ट पे हो गए या वर्दी पहन के कुछ भी, तो सोच लो रुतबा क्या होगा, ठीक है। बाकी देखो पढ़ाई से मैटर ये करता है कि अगर आपका नाम तभी होगा, आपने कितना भी पढ़ लो, अगर जॉब नहीं लगी तो नहीं होगा, या आप सक्सेस हो गए किसी और फील्ड में हो गए, आप टीचिंग में बढ़िया हैं, आप खेल कूद में बढ़िया हैं, आप कुछ भी करने में बढ़िया है, कहीं भी नौकरी करने लगे, आप अच्छा सा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस होके जाइए, तब तो ठीक है। अगर आपने नहीं किया, भले ही आप गांव में रह के, एक चीज एक्चुअल बताते हैं, जिसके पास ठीक ठाक खेती है ना, सरकारी नौकरी से ज्यादा आप गांव में कमा सकते हैं, अगर आप गांव से रहने वाले हैं, खेत ठीक ठाक है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती है, पता नहीं क्यों। ये चेंज होना चाहिए माहौल। देखो अभी जो चल रहा है ना वो चल रहा है, जो लोग कंपटीशन के दौर में आ गए ना वो सब समझेंगे, किसी लड़के को भी टॉन्ट नहीं मारेंगे कि अरे भैया फलाने का लड़का ये हो गया। हम लोगों में अंदर ये नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन का दौर पता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, बातें थोड़ी बहुत हो जाती हैं, आज कर ली, मन था। बाकी आप लोग देखो प्रॉपर कमेंट करते रहिए, बताइएगा कैसा सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं जा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।